ह्यूमन बॉडी है, जो आप लोगों का शरीर है, ये रचना का एक छोटा नमूना है। रचना को कहते हैं मैक्रोकॉज्म और आप लोग जो है वो माइक्रोकॉज्म है। तो इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे सारी रचना, सितारे और यूनिवर्स सबका क्रिएशन है, उसका एक छोटा नमूना होता है। तो इसको समझने के लिए इसके हिस्से किए जाते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है, फॉर्म होती है, रूप होता है, उसको एनाटॉमी के द्वारा पढ़ा जाता है। और जो उसका क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं, वो जो है फिजियोलॉजी, फंक्शन के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग अब इसको समझने के लिए 30-40 साल चाहिए पूरा समझने के लिए, इसलिए 30-40 मिनट में समझाना मुश्किल है। मोटी मोटी बातें करेंगे। पहले तो ये कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बताएंगे। अभी बताया ना, जो स्ट्रक्चर या बनावट होती है वो एनाटॉमी होती है, जो क्या काम और कैसे काम करते हैं पार्ट्स, वो फिजियोलॉजी होती है। तो हम लोग थोड़ी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और उसके लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बॉडी में कई सिस्टम्स हैं। सिस्टम के माने ऐसे हिस्से जो मिलके एक काम करते हों। जैसे गुर्दे जो है, किडनी है, उसमें क्या होता है, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट निकाला जाता है बॉडी से। लंग्स में क्या होता है, हवा आती है तो क्या ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है। अब किडनी तो ये नहीं कर सकती जो लंग्स करता है, और लंग किडनी का फंक्शन नहीं कर सकता, ब्रेन हार्ट का फंक्शन नहीं कर सकता। तो सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, जिन सबका ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य एक एक होता है। तो इनको सिस्टम्स बोलते हैं। लेकिन जो बॉडी है उसके अंदर अलग अलग किताब तो नहीं है, वो तो सब एक कंबाइंड है जो चलती है। लेकिन समझने के लिए इसके डिफरेंट हिस्से किए जाते हैं। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम, नाम सुना होगा सबने। नर्वस सिस्टम जो होता है, इसके दो हिस्से होते हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन होता है ये मास्टर ऑर्गन है, ये सबका बॉस है, ब्रेन है। इसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड होती है जो रीढ़ की हड्डी में नीचे तक जाती है। तो ब्रेन जो होता है, इसके कई फंक्शन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सोच विचार, थिंकिंग। दूसरा, आप जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब ब्रेन के द्वारा होता है। परसेप्शन कहलाता है, क्या हो रहा है दुनिया में। मोटर एक्शन, हाथ उठाया मैंने, तो ब्रेन के थ्रू होता है सारा। तो ये जो सब फंक्शंस हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग। इसी तरह इमोशन, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको देख के बच्चे को प्यार आ रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये ब्रेन के द्वारा होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है नीचे जाती है रीढ़ की हड्डी में, और इससे नसें निकलती हैं। जो नसें निकलती हैं उन्हें पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं। वो बॉडी के हर हिस्से में चली जाती हैं। जो आप छूते हैं, दर्द होता है, जल गया हाथ, जलन होती है, वो सब नर्व्स के द्वारा होती है। जो दूसरा पार्ट है, दूसरा सिस्टम है, वो होता है मस्क्यूलोस्केलेटन। मसल्स, मांसपेशियाँ, स्केलेटन हड्डी, इससे शेप आती है। अगर हड्डियाँ ना हो, स्केलेटन ना हो, तो सारा बॉडी कोलैप्स कर जाए। जैसे कि बीन बैग होता है या सॉफ्ट तकिया होता है, वो सारे कोलैप्स कर जाएगा। तो उसको शेप देने के लिए ये स्केलेटन होता है सारा। और स्केलेटन में दो पार्ट्स होते हैं मेनली। एक तो होता है हड्डी, ये सब हड्डियाँ, और एक इनमें जुड़ी हुई मांसपेशियाँ होती हैं। ये आउटलाइन दिख रही है बाहर, यहाँ लगी रहती हैं। तो मसल्स से जो रफनेस है, जो गांठें, कॉर्नर्स हैं, वो छिप जाते हैं। और मसल्स का काम क्या होता है, मसल्स क्या करती हैं, मूवमेंट, मोशन। ये हाथ मूव कैसे हो रहा है, मसल से। इधर की मसल कॉन्ट्रैक्ट की, हाथ मुड़ गया, इधर की सीधा हो गया। तो मसल्स जो है वो शेप देती हैं बॉडी को, एज वेल एज मूव करती हैं। नेक्स्ट, ओके, हाँ नेक्स्ट, ये क्या है, हार्ट। हार्ट के बारे में सबको मालूम है। हार्ट का एक्शन क्या होता है, क्या करता है हार्ट, पंपिंग। वेरी गुड, इट्स ए पंप। जो क्या पंप करता है, ब्लड। और ब्लड में क्या जाता है, ऑक्सीजन एक चीज, यस, और खाना पीना, न्यूट्रिशन, ग्लूकोज, और जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वो खींच के वापस ले आता है। तो ये दोनों फंक्शन करने के लिए, बाहर फेंकने के लिए ब्लड, और वापस आके उसको फिर से डिफरेंट पार्ट्स में ले जाना, ये दो पार्ट से होता है। एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, इसमें खून आता है, ये आ रहा है लंग्स से, साफ खून, और यहाँ से पंप होके इसके द्वारा
एओर्टा के द्वारा सारे बॉडी के पार्ट्स में चला जाता है, फिर घूम फिर के आता है वेन्स के द्वारा और यहाँ से राइट साइड में इस राइट वेंट्रिकल में आता है, यहाँ से लंग्स में चला जाता है। तो राइट टू लंग्स, लेफ्ट टू बॉडी, ये याद रखना है, राइट टू लंग्स, लेफ्ट टू बॉडी। तो वहाँ से जो ऑक्सीजन आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, फिर अच्छा खून वापस आ जाता है। नेक्स्ट, ये क्या है? लंग्स, फेफड़े, ये एक्सपेंड करते हैं बेलोस की तरह, जैसे वो हारमोनियम बजाते हैं ना, उसमें एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वही चीज़ इसके अंदर होती रहती है। इसकी वजह से जो हवा है ये बाहर मुंह से आएगी, यहाँ आती है, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होके दोनों लंग्स में चली जाती है, और लंग्स से जब लंग्स कोलैप्स करता है, बंद होता है, तो वापस निकल आती है और बाहर चली जाती है। तो सारी हवा तो यूटिलाइज नहीं होती। एयर में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, तो नाइट्रोजन थोड़ी कुछ बॉडी में होता है, वो तो जाती है वापस आ जाती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादातर फंक्शन होता है, ठीक। तो ये इसका काम होता है अच्छी गैसेस लेना और बुरी गैसेस निकालने का। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम कहलाता है, पेट और आंतें, इनका काम होता है खाना हजम करना और बॉडी का न्यूट्रिशन जो है, विटामिन्स हैं, वो सब एब्जॉर्ब करना, जज्ब करना, अंदर ले जाना खून के। तो इसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक तो स्टमक जो होता है, ये पेट में, ये देखो यहाँ छोटी इसमें दिख रही ना, ये आपका ये जो सारा हिस्सा है ये स्टमक नहीं कहलाता है, गलत कहते हैं, ये एब्डोमेन होता है। एब्डोमेन के अंदर एक ऑर्गन स्टमक होता है, तो जब आप खाना खाते हैं तो इस नली से इस पेट में आता है, यहाँ से इंटेस्टाइन में चला जाता है। अगर उल्टा होके खाना खाएं, लटका दें पंखे से और खाना दिया जाए तो कहाँ जाएगा? है वापस निकल आएगा। एनी अदर आंसर? स्टमक में जाएगा, क्योंकि स्टमक में खाना मुंह से ग्रेविटी से खींच के नहीं जाता है। ये जो ट्यूब होती है ऊपर, ये कहलाती है गलेट या इसोफेगस। ये इसमें जैसे कि ट्यूब में पानी भर के उंगली से दबा के निकालो तो इसमें वेव जाती है, पेरिस्टाल्सिस कहलाती है, उसके द्वारा खींच के नीचे जाता है, गिरता नहीं है जैसे छेद में गिर गया। तो इसलिए चाहे उल्टे हो चाहे टेढ़े हो, तभी तो बिस्तर में लेट के भी खा सकते हैं। ग्रेविटी का एक्शन तो नहीं होता, ग्रेविटी की तो वर्टिकल में होता है। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड में जाना। ये कनेक्ट होती है इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन के दो पार्ट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखो, ये दिख रही है लार्ज, ये पेट में यहाँ रखी हुई। पेट के मायने हुए एब्डोमेन। एब्डोमेन में स्टमक अलग था, इंटेस्टाइन अलग है, दोनों कनेक्टेड होती हैं यहाँ से डुओडेनम के द्वारा। तो इसके थ्रू ये टोटल कहते हैं ना 26 फीट लॉन्ग, 26 फीट लंबी होती है। यहाँ से बिछा दो तो वहाँ एंड तक जाएगी चल के 3/4 रूम में। तो इसमें खाना एब्जॉर्ब करने के लिए, नॉर्मली खाना जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता। अगर आप सेब को कचूर लें, प्रेस वो कर दे पाउडर, पानी में डाल दें तो डिज़ोल्व तो नहीं होगा, तो एब्जॉर्ब कैसे होगा? रोटी को तोड़ के पानी में डाल दें, डिज़ोल्व नहीं होगी तो एब्जॉर्ब कैसे होगा? उसको डिज़ोल्व करने के लिए केमिकल एक्शन होता है, केमिकल्स होते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम जब छूटते हैं स्टमक में, इंटेस्टाइन में, पैंक्रियास से, लिवर से, तो वो खाने को सॉल्युबल बना देते हैं। जब वो सॉल्युबल हो जाते हैं तो पानी में डिज़ोल्व हो गया तो इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस इन डाइजेशन कि इनडाइजेस्टेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल फूड जो है, जो एब्जॉर्ब नहीं होता, उसको एब्जॉर्बेबल डिज़ोल्व कर देना। तो फिर जैसे कि ग्लूकोज खुल जाता है, उसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं, वो ऐसे का ऐसा एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो चीज़ें नहीं घुलती 90%, 99%, उनको डिज़ोल्व करके तब एब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट, तो अब जो नेक्स्ट ऑर्गन होता है ये स्किन होता है। इसको एनलार्ज करके दिखाया गया। स्किन क्या करता है? एक तो बॉडी को केस बनाता है ना, जैसे बॉक्स के अंदर सामान रखा हुआ है, अगर बॉक्स ना हो तो वो फैला हुआ होगा। तो इट गिव्स शेप टू द बॉडी, कंटेनमेंट, उसको बांध के रखता है उसके अंदर। हाँ? फिर इसमें बाल होते हैं, इससे पसीना निकलता है। लेकिन जो वन ऑफ द मेन फंक्शंस है स्किन का, वो टेम्परेचर मेंटेनेंस होता है। जब गर्मी होती है तो पसीना निकल के
हवा से पसीना उड़ता है, स्किन ठंडा होता है, लाखों ब्लड वेसल्स होती हैं, ये देखो ये ब्लड वेसल्स दिखाई हैं, ये सब उनके द्वारा खून जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, अंदर घूम के जाता है। स्वेटिंग हुई, स्किन ठंडा हुआ तो अंदर ब्लड ठंडा हो गया, दूसरे पार्ट्स ठंडे हो जाते हैं। जब ठंड होती है तो ये सर्कुलेशन कम हो जाता है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, तो लॉस हीट का नहीं हो पाता, तो गर्मी रहती है। तो मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये फ्लूइड्स जो होती हैं बॉडी में, लिक्विड्स, वाटर वगैरह, उनको इवेपोरेट, उड़ने नहीं देता है। तो इसलिए जब बॉडी जल जाता है, किसी के बर्न हो गया, तो उस हिस्से से सारी चीज़ें उड़ने लग जाती हैं, तो इसलिए खूब जल्दी जल्दी फ्लूइड देनी पड़ती है। और जनरली जो डेथ होती है बर्न से वो इसीलिए होती है कि बॉडी से जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनका रैपिड लॉस हो जाता है एकदम से। तो स्किन मेंटेन्स टेम्परेचर, गिव्स शेप, कंटेन्स द पार्ट्स टुगेदर, एंड उसके साथ साथ जो है टेम्परेचर मेंटेनेंस और फ्लूइड लॉस प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, किडनी। बॉडी में अच्छी चीज़ें भी होती हैं, ख़राब चीज़ें भी बनती हैं, ब्रेकडाउन होता है ना। जैसे कभी तुमने फायर जलाई, लकड़ी जल गई, तो कोयले का तो कुछ काम नहीं, पे चूल्हा, राख, एशिस, तो इट हैज़ टू बी थ्रोन आउट। तो जो किडनी है इसमें सर्कुलेशन, ये देखो सर्कुलेशन, ब्लड आ रहा है, किडनी में जा रहा है दोनों साइड में, किडनी में फिल्टर हो जाता है, और फिल्टर होके यूरेटर से नीचे आके यूरिन के द्वारा निकल जाता है। तो ये फिल्ट्रेशन जो है रेगुलेटेड होता है। अगर ज़्यादा चीज़ें निकली तो जो अच्छी चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज जैसे सोडियम क्लोराइड, ये वापस एब्जॉर्ब कर लेता है। सिर्फ वेस्ट चीज़ें, यूरिया वगैरह, वो जाती हैं, जो यूजफुल चीज़ें वापस आ जाती हैं। नेक्स्ट भी ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किस तरह से नई जनरेशन पैदा होती है। नेक्स्ट, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझनी कि बॉडी में मसल की ताकत से बीमारी नहीं रुकती है। कोई आदमी बहुत हट्टा कट्टा हो, वो भी 30 साल की उम्र में कोई इन्फेक्शन हुआ, उससे डेथ हो गई। तो बॉडी मास, मस्कुलर बॉडी, जिम्नेजियम, उससे रेजिस्टेंस नहीं बनती बॉडी में, उससे ताकत आती है काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, टॉलरेंस बढ़ती है, सब काम अच्छे से हो सकता है। लेकिन बीमारी रोकने के लिए इम्यून सिस्टम होता है बॉडी में, इसमें सेल्स होते हैं और केमिकल्स होते हैं, ये सर्कुलेशन में घूमते रहते हैं। और जहाँ कोई बाहर से कीटाणु आया या जर्म आया है या जीवाणु आया, तो उसको ये अटैक कर देते हैं। सेल्स और प्रोटीन्स होते हैं इनमें, वो कहलाते हैं एंटीबॉडीज। तो ताकत से इन्फेक्शन नहीं कंट्रोल होता, मसल की ताकत से वो कंट्रोल होता है सेल्स और लिक्विड प्रोटीन्स के द्वारा, जो इम्यून सिस्टम कहलाता है। द इम्यून सिस्टम प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर द बॉडी टू डिस्टिंग्विश इट्स ओन सेल्स एंड टिश्यू फ्रॉम आउटसाइड। तो ये करता है कि पहचानता है कहाँ के हो तुम, पार्ट ऑफ बॉडी या बाहर से आए हो। बाहर से आए हो तो फिर को अटैक, अगर बॉडी का हिस्सा है तो बच जाता है। तो इसीलिए जब बाहर से किडनी लगाओ, किडनी ट्रांसप्लांट सुना होगा नाम, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, तो उसको बॉडी फेंकता है, कहाँ से आए हो, उन्होंने बाहर से, थ्रू आउट। तो लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए दवाएं दी जाती हैं, स्टीरॉयड्स वगैरह, उनसे ये रुक जाता है। नेक्स्ट, एक और सिस्टम होता है हार्मोन्स। तो ये जो हार्मोन्स हैं, इनका जो सिस्टम है वो कहलाता है एंडोक्राइन सिस्टम। ग्लैंड्स होते हैं छोटे छोटे बॉडी में थ्रू आउट, उनसे जूसेस निकलते हैं, हार्मोन्स। दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड केमिकल्स, लेकिन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर सोचो थोड़ा, तो एक जैसे यहाँ ब्रेन के पास में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ हार्मोन बना, लेकिन इसने सारे बॉडी पे एक्ट कर लिया। और इसमें एक होता है ग्रोथ हार्मोन, जो अगर 8 साल से 18 साल के बीच में निकलता है तो बॉडी लंबी होती है, बोन्स बढ़ती हैं। तो कम्युनिकेशन हुआ, बना तो यहाँ, इफेक्ट सारे बॉडी पे हो गया। इसी तरह थायराइड ग्लैंड होता है, थाइमस होता है, पेंक्रियास के, ये इंसुलिन होती है जो ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करती है। तो ये सब कंबाइन होके एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है।
दूसरा सिस्टम जिसके द्वारा कम्युनिकेशन होता है बॉडी में एक हिस्से दूसरा इज नर्वस सिस्टम। अभी बताया ना, नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स के द्वारा बॉडी का एक पार्ट दूसरे पार्ट को रेगुलेट कर सकता। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि बॉडी आफ्टर ऑल अगर सबका ब्लड प्रेशर लें तो विद इन ए सर्टेन लिमिट होगा, 90 नीचे वाला 120 ऊपर वाला, आप लोगों का इस तरह से होगा। तो इसके माने कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे चीज़ें एक ही रेंज में एक ही हद के अंदर रहती हैं, ये होता है फीडबैक मैकेनिज्म। इसके माने बॉडी में जब ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ तो नर्व्स होती हैं स्पेशल ऑटोनॉमिक नर्व्स, उनसे मैसेज दिया कि राइज कर रहा है, राइज कर रहा है, राइज कर रहा है, तो ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो गई, चौड़ी हो गई, तो ज़्यादा खून भर गया, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया। जब ड्रॉप होने लगता है तो वो टाइट हो गए। इसी तरह सारे में टेम्परेचर जो है, जब टेम्परेचर राइज करने लग गया तो स्किन में सर्कुलेशन बढ़ गया, तो हीट लॉस हो गया, स्वेटिंग हुई, टेम्परेचर गिर गया। ये सब फीडबैक लूप होता है। इसके माने टेम्परेचर बढ़ा, सिस्टम ने गिरा दिया, ब्लड प्रेशर बढ़ा, सिस्टम ने गिरा दिया। ये फीडबैक लूप्स होते रहते हैं। इसकी वजह से सारा बॉडी की एक्टिविटीज़ एक रेंज, एक लिमिट्स के अंदर काम करती है, वरना आप जिंदा ही नहीं रह सकते। तो अगर ये डिरेंज हो जाए, जैसे ब्रेन डैमेज से किसी से, तो ये टेम्परेचर में गो अप टू 106। हीट स्ट्रोक में क्या होता है, हीट स्ट्रोक में बाहर धूप में चले जाओ तो खाली पानी लॉस नहीं होता है, ब्रेन का टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो उसके सेंटर्स जो है फंक्शन नहीं कर पाते, ये फीडबैक लूप टूट जाता है। यू कैन नॉट, ऊपर जाता है मैसेज, यहाँ कुछ हो नहीं पाता, तो इट कांट गिव ए फीडबैक डाउन। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ता जाता है, 106 के ऊपर फिर रिकवरी नहीं हो पाती, 106 फ़ारेनहाइट के ऊपर फिर बॉडी में हार्डली एवर कोई सर्वाइव करता है, डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, अब दूसरा पार्ट है मेडिसिन। अब मेडिसिन समझने के लिए तो 5-6 साल का तो बेसिक कोर्स होता है, फिर 8-10 साल का पोस्ट ग्रेजुएट होता है, फिर 20 साल की प्रैक्टिस होती है, तब समझ में आता है। इसलिए इसका समझना मुश्किल है, लेकिन छोटी छोटी मोटी मोटी बातें जो यूज़फुल हैं वो बताते हैं। मेडिसिन के मतलब होते हैं, लैटिन वर्ड होता है आर्स मेडिसिना, द आर्ट ऑफ हीलिंग। हीलिंग माने किस तरह से दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए। अगर डिरेंज हो गया, बिगड़ गया कोई पार्ट या कोई बॉडी, तो उसको ठीक करना बहुत फैसिनेटिंग साइंस है, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारी बॉडी के बारे में सब कुछ है, लेकिन बहुत लंबी और बड़ी है, इसलिए वील ओनली गिव ए फ्यू हेडलाइंस। अप्लाइड साइंस होती है, इससे 2 पार्ट होते हैं, एक तो साइंस, 90% तो साइंस होती है, 10% आर्ट होती है। जो डॉक्टर है उसने किस तरह से पूछा, क्या क्वेश्चन किए, किस तरह से बातचीत की, कैसे एग्जामिन किया, ये आर्ट है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, स्टडी है, मेडिसिन हैं, एक्शंस हैं, रिस्पॉन्सेज हैं, वो सब साइंस है, मशीन्स हैं, इक्विपमेंट है। तो पहले ज़माने में नेक्स्ट जो स्पिरिचुअल सिस्टम से होता था, कुछ दवाएं ववाएँ तो थी नहीं, तो सब जो रिलीजियस ऑर्डर के लोग होते थे, प्रीस्ट वगैरह, वो सब इलाज करते थे, पंडित, पादरी, ये सब इलाज करते थे, स्पिरिचुअल हीलिंग होती थी, और जड़ी बूटियों से इलाज होता था, दैट इज कॉल्ड हर्ब्स, हर्बलिज्म। और गॉड से प्रेयर की जाती थी, उससे जैसे ठीक होना था हो जाता था, बाकी और कुछ नहीं कर पाते थे। आगे चले, शुरू में 4 जगह पे साइंस ऑफ मेडिसिन बनी, एक इजिप्ट में, दूसरी बेबीलोन में। सारा ह्यूमन कल्चर बेबीलोनिया में स्टार्ट हुआ। अब जहाँ आजकल इराक है ना, इराक, वहाँ 2 रिवर मिलती थी, कौन सी? ओह, ये तो पढ़ना चाहिए सबको। द ओल्डेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस जहाँ कल्चर सारा राइज हुआ इस बेबीलोनिया। तो जाके देखना कहाँ था बेबीलोनिया, आजकल इराक का पोर्शन है वो, लेकिन देखना मैप्स वगैरह में 2 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे था। तो दूसरा वो इजिप्ट, बेबीलोनिया, आयुर्वेदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और चाइनीज़ मेडिसिन, ये जो साइंसेस थी यहाँ डेवलप हुई। तो एक इजिप्शियन डॉक्टर था, ये ओल्डेस्ट नाम डॉक्टर का मालूम है, इमहोटेप। इससे पहले किसी डॉक्टर का नाम नहीं मालूम, ओल्डेस्ट नेम ऑफ ए डॉक्टर इज इमहोटेप, इजिप्ट का था, लेकिन डेवलप हुई इन 4 जगह साइंस। नेक्स्ट,
और ग्रीस में वो मानते थे कि एक गॉड है जो हेल्थ को मेंटेन करता है, एस्क्लेपियस। तो एस्क्लेपियस के हाथ में एक रॉड है जिस पे सांप लिपटा हुआ है। तो जितनी मेडिकल बुक्स वगैरह आप देखते हैं वो सांप बने रहते हैं उसके ऊपर दो, बहुत सी इफ़ यू सी मेडिकल बुक्स उनके ऊपर, या मेडिकल जो जर्नल्स वगैरह होते हैं उन सब में ये क्रॉस ओवर स्नेक बना रहता है। वो ये एस्क्लेपियस का स्नेक होता है, ये गॉड ऑफ मेडिसिन है। नेक्स्ट, तो ये ग्रीक जो थे ज़्यादातर ऑयल्स वगैरह डाल के उससे हीलिंग वगैरह करते थे। तो ये एक बहुत पुराना, अबाउट 500 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, उस ज़माने का एक बर्तन है जिसमें वो ऑयल रख के उसको डालते थे। आयुर्वेदा में भी बहुत ऑयल यूज़ होता है इस तरह से, केरला वगैरह में जाओ तो वो इसी तरह बर्तन से तेल डालते हैं, उसका इलाज होता है। तो इस तरह से होता था। तो ये एक पीस मिला है जो आज से 2500 ईयर, 2500 साल पुराना है। ये पेरिस में म्यूजियम है ना, लूव्र, उसके अंदर रखा हुआ है। नेक्स्ट, और दूसरा बहुत बड़ा फिजिशियन जो आज तक जिसकी याद होती है वो था हिप्पोक्रेटिस। तो जब कोई डॉक्टर बनता है उसको एक ओथ दिलाया जाता है, हिप्पोक्रेटिक ओथ, कि जो पैसे हैं वो किसी से मरने के वक्त नहीं लिए जाएंगे, आप इलाज जो है सबका बराबर करेंगे, चाहे वो दुश्मन हो चाहे दोस्त हो। तो इस तरह के जो ओथ्स हैं, वाउज हैं, वो लेके मेडिकल प्रैक्टिस में आजकल भी हिप्पोक्रेटिक ओथ कहलाता है। उसके सहारे से मेडिसिन की ऑनेस्ट प्रैक्टिस, सच्ची तरह से किस तरह प्रैक्टिस की जाए, होता ये ग्रीस में था। नेक्स्ट, जो मुस्लिम कंट्रीज थे उन्होंने इंडिया में सुश्रुता का नाम सुना आप लोगों ने? सुश्रुता बहुत बड़ा फिजिशियन था। तो उसकी जो किताबें थी उनको ग्रीस में जो हिप्पोक्रेटिस की किताबें थी वो, और एविसीनिया था उनका बहुत बड़ा, इसमें लिखा है नहीं पता नहीं नाम, एविसीनिया। तो उसने सारी नॉलेज कलेक्ट करके और उसको कंपाइल की, तो उसने बहुत बड़ा काम किया। एविसेना नाम था उसका। तो हिप्पोक्रेटिस, एविसेना, इमोटेप, सुश्रुता, 4 बड़े नाम हैं और 4 ही बड़े कंट्रीज थे जिनमें मेडिसिन डेवलप हुई। तो जादू टूने प्रेयर्स के अलावा फिर हर्ब्स की दवाएं शुरू हुई, फिर एनिमल्स के पार्ट्स, एनिमल्स के जैसे कहते हैं राइनोसेरस का हॉर्न, उसको घिस लो। ज़्यादातर तो बेकार होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें यूज़फुल हैं। स्नेक का वेनम अभी भी यूज़ होता है, एंटीकोएगुलेंट कहलाते हैं उसकी तरह। तो ये धीरे धीरे डेवलप हुए। ये देखो एविसेना। पॉलीमैथ माने होता है जो आदमी बहुत से एरियाज़ में नॉलेज रखे, मेडिसिन में नॉलेज रखे, केमिस्ट्री जानता था, स्पिरिचुअलिज्म जानता था, फिलॉसफी पढ़ा हुआ था, मैथमेटिक्स जानता था। तो इसने वो कंपाइल की थी सारी नॉलेज ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट, एविसेना, उसकी पिक्चर है ये 14। लेकिन ब्लैक डेथ क्या होती है, नाम सुना है? प्लेग, प्लेग का नाम सुना है? हाँ, चूहे से। वहाँ सूरत में हो गई थी 10 साल पहले। तो प्लेग से यूरोप का आधा कॉन्टिनेंट मर गया था, इतनी ज़बरदस्त तरह से फैला था प्लेग 14th and 15th सेंचुरीज में। तो उसके बाद से लोगों ने कहा कि ये स्पिरिचुअलिज्म और ये सब बेकार है, इससे तो कुछ हुआ नहीं, कोई नहीं बच पाया। तो नए तरीके से हम लोगों को देखना चाहिए बीमारी क्यों होती हैं और कैसे उनका इलाज किया जाता है। नेक्स्ट, तो एक बड़ी डिस्कवरी जो हुई वो एक साइंटिस्ट था वैन ल्यूवेनहॉक। वैन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप या लेंसेज की माइक्रोस्कोप बना के उसमें सबसे पहले बैक्टीरिया देखे, जीवाणु, कीटाणु हैं, स्मॉल माइक्रोब, ये माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं। 2 तरह के होते हैं और इनके नाम आप रोज सुनते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं इन्हें आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और अगर फिल्टर करें फिल्टर पेपर में तो फिल्टर पेपर के थ्रू नहीं जाते, रुक जाएगा ऊपर। तो गंदा पानी डालें तो बैक्टीरिया फंस जाएंगे, साफ पानी नीचे निकल जाएगा। लेकिन इनसे भी छोटे होते हैं वायरसेस। नाम सुना है वायरस? सबने सुना होगा। जैसे जुकाम वायरस से होता है, गला खराब वायरस से होता है, चिकन पॉक्स वायरस से होती है, मीजल्स वायरस से होती है सारी,
बहुत बीमारियां होती हैं वायरस से। डेंगू आजकल सब सुनते हैं डेंगू हो रहा है, तो ये सब वायरस से होते हैं। वो फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं, इतने छोटे होते हैं कि फिल्टर के बीच में जो पोर्स होते हैं उनमें निकल जाते हैं और माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देते। फिर कैसे देखोगे? हाँ, वेरी राइट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसको 60,000 टाइम मैग्नीफाई कर देता है। अगर 0.1 सेंटीमीटर है तो 6000 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। 60,000 टाइम्स उसको मैग्नीफाई कर देते हैं, उससे देखना होता है वायरस। तो नेक्स्ट प्लीज। तो लीवनहॉक ने सबसे पहले एक बड़ी अच्छी बुक है माइक्रोब हंटर्स, किसी को इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हो। बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी कि किस तरह से इसने जो था बैक्टीरिया डिस्कवर की। उसके बाद जो असली शुरू हुई मेडिसिन वो एक एडवर्ड जेनर था इंग्लैंड में। उसने स्मॉल पॉक्स होती थी पहले, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स, पुराने ज़माने में दाग, जो ओल्ड लोग हैं उनके यहाँ पे दाग रह जाते हैं ना, स्मॉल पॉक्स के दाग थे। अब तो हट गई, इसलिए आप लोगों ने नहीं देखी। पहले तो बहुत डेवास्टेटिंग थी, बहुत डिस्ट्रॉय करती थी वर्ल्ड को, बहुत मरते थे लोग, हज़ारों लाखों। उसके अलावा धब्बे दाग छोड़ देती थी बॉडी पे। तो एडवर्ड जेनर ने ये देखा कि एक काउज में बीमारी होती है काउ पॉक्स, आदमी में होती है स्मॉल पॉक्स, उसमें होती है काउ पॉक्स। तो उसने देखा कि जो जिसको काउ पॉक्स हो जाती है उसको फिर स्मॉल पॉक्स नहीं होती। तो इसके उसने उसको ये सूझा, उस वक्त इम्यूनोलॉजी तो नहीं मालूम थी, तो कि कुछ चीज़ ऐसी है काउ पॉक्स में जिससे रोकी जा सकती है स्मॉल पॉक्स। तो उससे उसने, और एशिया में जो थे वो इनोकुलेशन से, सुश्रुता वगैरह के टाइम में ट्रीट करते थे बीमारियाँ। तो उसने कहा इसका जो ब्लड है वो लगा के देखो। तो जब उसने लगाया, जिसके लग गया उसके स्मॉल पॉक्स नहीं होती थी। तो ये पहली साइंटिफिक बड़ी डिस्कवरी हुई जिससे मेडिसिन बनी कि इम्यूनिटी रुकावट बीमारी के अगेंस्ट बाय इंजेक्शन प्रिवेंशन कर सकते थे आप। और साथ साथ प्लेग के बारे में पता लगा और टीबी के बारे में रॉबर्ट कॉच ने पहले ये बताया कि बैक्टीरिया से बीमारी पैदा होती है। लीवनहॉक ने तो खाली देखे बैक्टीरिया, इसने ये इंजेक्ट करके दिखाया कि देखो ये इसको इंजेक्ट लगा दें तो ये टाइफाइड हो गया इसको। तब पता लगा कि अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स कॉज डिफरेंट डिजीजेस। लेकिन सारी बीमारियां कीटाणु या जीवाणुओं से नहीं होती, जीवाणु से नहीं होती हैं। बहुत सी बीमारियां डिजेनरेटिव होती हैं, बॉडी के अंदर के मैकेनिज्म खराब होने से हो जाती हैं। वो ज़्यादातर होती है हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक। इसी तरह ब्रेन की बीमारियां, डिमेंशिया, आदमी बड़बड़ाने लगता है, बड़े हो जाते हैं, बेहोशी, ये सब चीज़ें जीवाणु कीटाणु से नहीं होती हैं, ये अंदर के मैकेनिज्म खराब होने से भी होती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है होती रही हैं वो सब बैक्टीरिया और वायरसेस के द्वारा ही होती। नेक्स्ट, तो जो मेडिसिन बननी शुरू हुई, जब ये हुआ शुरू, एडवर्ड जेनर ने किया और रॉबर्ट कॉच आया और लुई पाश्चर, इन तीनों के द्वारा फिर असली साइंस शुरू हुई, मेडिकल साइंस। तो पैस्चर के नाम पे ही वो प्लेग के जर्म का नाम होता है पैस्चुरिला प्लेग। लुई पाश्चर ने डिस्कवर किया तो इससे हो गया। तो इस तरह से पहले जो मेडिसिन्स थी यूरोप वगैरह में एनिमल और प्लांट के द्वारा ही बनती थी, और अब भी प्लांट से बड़ी ज़रूरी दवाएं, एट्रोपिन, एफेड्रीन, डिजॉक्सिन, ये हम ही लोग लिखते हैं रोज़, वारफरिन, हायोसिन, अभी भी प्लांट से बहुत सी मेडिसिन होती हैं मॉडर्न मेडिसिन में। लेकिन ज़्यादातर अब सिंथेटिक हैं, आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में बनी होती हैं। नेक्स्ट, तो पॉल एरलिख था, उसने 1908 से पहले तो मेडिसिन बहुत बैकवर्ड थी, कुछ ख़ास चीज़ें नहीं थी, हर्ब्स वगैरह से यूज़ होता था। इसने ये देखा कि अगर कहीं बैक्टीरिया हो किसी एनिमल में या आदमी में, तो कुछ डाई कलरिंग एजेंट्स अगर वो इंजेक्ट करो तो बैक्टीरिया में तो घुस जाती हैं, सेल्स में नहीं घुसती। तो इंटेलिजेंट आदमी था, उसने कहा इसलिए अगर डाइज इस तरह की हो सकती हैं जो बैक्टीरिया को मार दें, जब वो खाएं सेल्स बच जाएं। तब उसने पहली दवा ढूंढी, आर्सफेनामीन, साल्वर्सन कहलाती है, और उसने रिवोल्यूशन कर दिया
कि बहुत से बैक्टीरिया जो है मर जाते थे, इसका इंजेक्शन दो और बॉडी पे कोई असर नहीं होता था। उसके बाद जो सल्फा ड्रग्स निकली, ये वर्ल्ड वॉर 2 में निकली। तो वर्ल्ड वॉर 2 में जब सेप्सिस हो जाती थी, सारे वूंड्स घाव जो थे पक जाते थे, कुछ दवा नहीं होती थी। तो आयोडीन लगा दो, सिकाई कर दो, एस्पिरिन दे दो, दर्द कम हो गया, लेकिन बैक्टीरिया मारने के लिए कुछ नहीं होता था। तो ये कुछ हद तक इसने काम किया, लेकिन फर्स्ट मेजर ड्रग्स आई सल्फा ड्रग्स कहलाते थे, उनसे बहुत मदद मिली। लेकिन सबसे बड़ी डिस्कवरी जो हुई वो हुई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या निकाला था, पेनिसिलिन की डिस्कवरी। उसके बाद सारी एंटीबायोटिक एक के बाद एक, अब तो 250-300 एंटीबायोटिक्स हैं जो डिफरेंट बैक्टीरिया को मारती हैं। तब से मॉडर्न मेडिसिन शुरू हुई, प्लस साइंटिफिक नॉलेज बढ़ी, केमिस्ट्री एडवांस की, फिजिक्स बढ़ी, मैथमेटिक्स बढ़ी, तो ह्यूमन बॉडी को खूब साइंटिफिकली पढ़ सके, देख सके। उससे फिर पता लगा बीमारियां किस तरह होती हैं, क्या होता है, क्या कारण है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं उनको 3 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। एक तो होते हैं प्राइमरी केयर जो देते हैं, ये डॉक्टर्स के अलावा नर्सेज भी दे सकती हैं, और फर्स्ट एड में जो ट्रेंड है वो भी दे सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पहल मरीज से कांटेक्ट करते हैं। आपको बुखार आया तो सबसे पहले क्या करती हैं मदर्स, फैमिली डॉक्टर के पास ले जाती हैं, 90% वही ठीक कर देता है। तो ये कहलाती है प्राइमरी केयर। नर्सेज भी बहुत सी दे सकती हैं, चलो इसे क्रोसिन दे दो, थोड़ी सी उसने लगा दी एंटीबायोटिक, ये दे दो, ठीक हो गया जाता। प्राइमरी केयर। नेक्स्ट सेकेंडरी केयर होता है, जब उनके बस का नहीं रहा तो उन्होंने कहा भाई ये तो कॉम्प्लिकेटेड हार्ट केस है, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए। तो वो हो गए स्पेशलिस्ट, है ना, विशेषज्ञ। तो विशेषज्ञ के पास जाना होता है, दैट इज सेकेंडरी केयर। बहुत होते हैं स्पेशलिटीज, बाद में बता देंगे 2-1 मिनट में। नेक्स्ट टर्शरी, उसके ऊपर भी होते हैं। अब हार्ट ऑपरेट करना है तो वो तो बड़े बड़े सेंटर्स में बड़े स्पेशलिस्ट ही कर पाएंगे, तो वो कहलाते हैं टर्शरी केयर डॉक्टर्स। तो प्राइमरी फैमिली डॉक्टर्स, सेकेंडरी स्पेशलिस्ट, टर्शरी सुपर स्पेशलिस्ट। इस तरह से सिस्टम चलता है आजकल। नेक्स्ट, अब बहुत सी स्पेशलिटी होती हैं, ये तो बहुत टाइम लगेगा, इनके नाम तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है अभी। कार्डियोलॉजी हार्ट, एंडोक्रिनोलॉजी हार्मोन, जीरियाट्रिक्स ओल्ड पीपल, हेपेटोलॉजी लिवर, नेफ्रोलॉजी क्लिनिक, पीडियाट्रिक्स बच्चों की बीमारियां, पल्मोनोलॉजी लंग्स, स्लीप मेडिसिन, क्रिटिकल केयर आईसीयू, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी स्टमक एंड इंटेस्टाइन, हीमेटोलॉजी ब्लड डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शस डिजीजेस, ऑन्कोलॉजी कैंसर, रूमेटोलॉजी जॉइंट्स, डर्मेटोलॉजी स्किन। नेक्स्ट, अब हॉस्पिटल जो है ये वेरी इंटरेस्टिंगली सबसे ओल्डेस्ट हॉस्पिटल कहाँ कि आज तक पुराने वो मिले हैं खंडर उनके, श्रीलंका में ओल्डेस्ट हॉस्पिटल का वो मिला। हॉस्पिटल और क्लिनिक में जनरली डिफरेंस ये होता है कि हॉस्पिटल में रहने का इंतजाम होता है, आप ठहर सकते हैं ओवरनाइट, लेकिन क्लिनिक में आउटडोर में आप जाइए तो ठहर तो नहीं सकते, डॉक्टर ने देखा दवा के भागो अपने घर जाओ। लेकिन सीरियस केसेस जिनका स्पेशल ट्रीटमेंट देना होता है वो सब एडमिट हो जाते हैं। तो जहाँ एडमिट होते हैं उन्हें हॉस्पिटल कहते हैं। पुराने ज़माने में ग्रीस में तो गॉड टेम्पल्स में लोग जाते थे, तो टेम्पल्स के बाद हॉस्टल्स होते थे, उन हॉस्टल्स में वो लिटा देते थे आदमियों को। तो वो धीरे धीरे जो थे वो हॉस्पिटल में इवॉल्व हुए, और ओल्डेस्ट हॉस्पिटल्स जो हैं वो श्रीलंका में। तो एक सीन है पुराना इटालियन सेंटा मारिया हॉस्पिटल, स्पेन में, सॉरी। इसका नेक्स्ट, अर्लिएस्ट श्रीलंका। नेक्स्ट, ये सर्जरी। अब सर्जरी का एक वर्ड कि सर्जरी जो मॉडर्न सर्जरी है उसमें ख़ास बात जो होती है वो ये होती है कि बाहर का इन्फेक्शन जो काटा पीटी करते हैं उसमें न जा पाए, बाहर के कीटाणु न जा पाए। ये प्रिवेंशन जो है, इससे सारी सर्जरी एडवांस हुई है, हाँ? तो इसको बोलते हैं ए सेप्सिस। सेप्टिक माने पस बनना, ए सेप्सिस विदाउट पस बनना। तो इसके लिए क्या है, बाल ढकने पड़ते हैं ऑपरेशन थिएटर में ताकि बाल से कीड़े ना गिरे, मुंह ढकना पड़ता है मास्क से,
जो आप लोग भी लगाते हैं, गेहूं अंदर ना जाए तो उसे बाहर ना आए, ताकि सांस के रास्ते से बाहर ना आए। गाउन्स पहननी पड़ती हैं ताकि बॉडी से जर्म्स बाहर ना जाए। ग्लव्स पहन के ऑपरेट होता है, और जो हिस्सा काटा जाता है, देखो काट रहे हैं, उस पर आयोडीन लगा देते हैं तो स्किन स्टेरलाइज हो जाता है। तो अगर ये नहीं करो तो सारे ऑपरेशन पक जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा दुनिया। तो ये एक सीन है अंदर। नेक्स्ट, पैथोलॉजी होती है जहाँ टेस्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, अब टेस्ट वगैरह तो बहुत आजकल स्पेशलाइज हो गए, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इस तरह के इम्यूनोलॉजी, डिफरेंट स्पेशलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट, अगर ब्रेन की स्टडी करनी है तो इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी होती है, EEG, या वायर्स लगा के आगरे में भी होती हैं। एक्सरे, CT स्कैन, MRI, these are called investigations. तो investigations, diagnosis, treatment, primary, secondary, tertiary. This is preventive medicine. मस्कीटो नेट लगाया ताकि मस्कीटो ना काटें। दयालबाग में फॉगिंग होती है, मस्कीटो और फ्लाई मर जाए ताकि उससे इन्फेक्शन हो। नेक्स्ट, बस ये लास्ट स्लाइड है कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, आयुष, ये दूसरे सिस्टम्स हैं। जो हम लोगों ने बात की वो मॉडर्न मेडिसिन का था। ओके, थैंक यू।